पहले लेक्चर के बाद ब्रेक का समय हो गया था और मैक्स पहले से तय किए गए मीटिंग स्पॉट पर असिवा का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश वह वहां नहीं थी। क्या उसने मुझे बीच में ही छोड़ दिया? मैक्स ने सोचा, लेकिन फिर उसे यह विचार हास्यास्पद लगा क्योंकि उसे बीच में छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसके और छात्रावास के बीच राक्षसों की एक पूरी सेना मौजूद थी। मैक्स ने कुछ और देर इंतजार किया, लेकिन उसे असिवा का कोई निशान नहीं दिखा, जिससे वह यह सोचकर हैरान रह गया कि लड़की कहां हो सकती है। इसी दौरान उन्होंने कुछ छात्रों को आपस में सार्वजनिक कोड़े मारने की रस्म के बारे में बात करते हुए सुना। किसी ने नियमों का उल्लंघन किया और पहले ही दिन विश्वविद्यालय परिसर में लड़ाई की। जाहिर तौर पर 7 लड़के एक लड़की से लड़ रहे थे और उन सभी 8 को पिटाई पड़ने वाली है, एक बिल्ली जानवर जैसी दिखने वाली लड़की ने कहा। अरे नहीं, विश्वविद्यालय के अंदर लड़ने की इतनी बेवकूफी कौन कर सकता है? उसकी दोस्त भालू जैसी दिखने वाली लड़की ने पूछा। ये पिशाच थे, जाहिर तौर पर उनके परिवारों के बीच खून का बदला चल रहा है, बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की ने जवाब दिया। मैक्स को असिवा के ठिकाने के बारे में यही सारी जानकारी चाहिए थी, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि अगर कोई महिला एक साथ 7 लोगों से लड़ने की हिम्मत रखती है, तो वह असिवा ही होगी। मैक्स समूह के साथ सजा कक्ष की ओर बढ़ा, जहां कोड़े मारने की घटना को देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। लगभग 7-10,000 दर्शक दबी आवाज में उन 8 लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें खंभों से बांधकर उनकी पीठ को खुला छोड़ दिया गया था। मैक्स ने तुरंत असिव को पहचान लिया, जो सबसे दाहिने छोर पर बंधा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसके होंठ से खून बह रहा था। उसे इतनी दयनीय हालत में देखकर मैक्स का दिल बुरी तरह दुख से भर गया और उसने तुरंत बाकी आदमियों पर निरीक्षण मंत्र का प्रयोग किया ताकि इस लड़ाई के शुरू होने के पीछे का कारण समझ सके। रॉय किंग्समैन टियर 1, कीन किंग्समैन स्तरीय 1, लेरॉय वोल्फ्रेड स्तर 0, गदरी वेगा स्तर 0, गावी अलोसो टियर 0, सादियो साचेज टियर 0, डाविन नुनेज स्तर 0। मैक्स को मामला तुरंत समझ आ गया। उसने सेवेरस की कहानी सुनी थी, जिसमें उसने पैराट्स कबीले के विनाश और किंग्समैन कबीले और उनके मुखिया विल किंग्समैन के हाथों असिव के पिता की मृत्यु के बारे में बताया था। मैक्स ने सारी बातों को जोड़कर यह निष्कर्ष निकाला कि किंग्समैन कबीले के एक सदस्य को देखकर असिवा अपना आपा खो बैठी और उनके गुर्गों के साथ लड़ाई में उलझ गई। मादर चौथ, मैक्स ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसके दिल में इन आदमियों के प्रति क्रोध उबल रहा था। भीड़ उग्र थी, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि किसे सजा मिल रही है या क्यों। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि उन्हें कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाए और उनकी पीठ से खून की धारें टपकती हुई दिखाई दें। कुछ ही देर में अनुशासन विभाग का प्रमुख केंद्र में आया और एक स्क्रॉल से 8 लोगों की सजाएं पढ़कर सुनाने लगा। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय परिसर के भीतर लड़ाई करने के अपराध के लिए अनुशासनात्मक समिति सजा देती है। डाविन नुनेस को 2 कोड़े, सादियो साचेज को 2 कोड़े, गावी अलोसो को 2 कोड़े, गदरी वेगा को 2 कोड़े, लेरॉय वोल्फ्रेड को 2 कोड़े, कीन किंग्समैन को 4 कोड़े, रॉय किंग्समैन को 4 कोड़े और मुख्य अपराधी असिव पर्तुस को 5 कोड़े मारे जाएं। सजा तय होते ही भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए और खून 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 के नारे गूंजने लगे। अनुशासनात्मक अधिकारी ने अपने सामान में से एक लंबा काला चाबुक निकाला और उसने पहले उसे हवा में उछाला ताकि गर्जना करती भीड़ को चाबुक की आवाज सुनाई दे। कोड़े की मार। उद्धरण। कोड़े की तेज आवाज सुनकर भीड़ ने जयकारे लगाए, जबकि मैक्स हथियार की घातकता को देखकर सहम गया। मैक्स को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि कोड़ा जिस भी त्वचा के संपर्क में आएगा उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि उसे अचानक पृथ्वी ग्रह और मानवाधिकार उल्लंघन की आधुनिक अवधारणाओं की याद आ गई। सबसे पहले सजा पाने वाला डाविन नुनेज था और वह पिशाच इतना डरपोक था कि पहली चाबुक उसकी पीठ पर पड़ने से पहले ही कराहने और रोने लगा। जब पहला कोड़ा वास्तव में उसकी पीठ पर पड़ा तो उससे एक थप्पड़ जैसी आवाज आए और नुनेज की पीली सफेद पिशाच त्वचा पर 2 इंच चौड़ा घाव हो गया, जिससे हमले के साथ मांस का एक टुकड़ा अलग हो गया। नुनेज दर्द से चीखने और चिल्लाने लगा, जिससे भीड़ को काफी खुशी हुई। कृपा करके मुझे बख्श दीजिए, मैं मर जाऊंगा। नुनेज ने अनुशासनात्मक अधिकारी से विनती की, जिसने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और नुनेज की पीठ पर खून से लथपथ क्रॉस का निशान बनाते हुए उसे एक और गहरा घाव दिया, जिससे नुनेज दर्द से बेहाल होकर वहीं बेहोश हो गया। उसकी पीठ से खून की धाराएं बह रही थीं। तभी चिकित्सा अधिकारी उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े। उसके दोस्त उसकी सेहत को लेकर चिंतित थे, लेकिन उसकी कमजोरी से डिस्गस्टेड भी थे। भीड़ ने डाविन के चरित्र और प्रतिष्ठा को धूमिल करते हुए उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें कई उपनाम दिए। डार्विन एक डरपोक था, डाविन कायर, डाविन गुड़िया, डाविन कमीना,
मैक्स इन नामों से सहमत था क्योंकि किंग्समैन लड़कों के अनुयायी को अपमानित होते देखकर उसे कुछ राहत मिली थी। हालांकि उसकी पीठ पर बहते घाव को देखकर मैक्स को असेवा के लिए चिंता भी हुई। अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रही और अनुशासनात्मक अधिकारी ने अपराधियों को एक के बाद एक कोड़े मारे, जबकि लड़के कराहते रहे और चीखने से खुद को रोकने और दर्द से ध्यान हटाने के लिए अपने होंठ काटते रहे। जबकि अगले 4 निम्न स्तर के कमजोर छात्र कायन नुनेस की तरह बेहोश नहीं हुए। वे अपनी सजा के अंत में फर्श पर हौंफते हुए रह गए, जिनमें से कुछ को विश्वविद्यालय की शर्मनाक निगाहों से खुद को बचाने के लिए अपने आंसू पोंछने पड़े। इसके बाद सजा पाने की बारी कीन किंग्समैन की थी और वह शायद समूह में सबसे ताकतवर था क्योंकि शोर मचाने वाली भीड़ ने भी उसकी मांसल पीठ को देखकर अपना शोर थोड़ा कम कर दिया था, जो अन्य पिशाचों की तरह झुकी हुई नहीं थी, बल्कि सीधी और अडिग थी और कोड़ों की मार का इंतजार कर रही थी। कीन किंग्समैन ने बिना एक भी आवाज निकाले पहला कोड़ा सहा क्योंकि उसकी पीठ पर 30 डिग्री के झुकाव पर एक बड़ा घाव बन गया था, जिससे उसके घाव से खून बह रहा था। चपाक। अनुशासनात्मक अधिकारी ने दूसरी चाबुक और भी जोर से मारी, जो न केवल उसकी पीठ पर लगी बल्कि उसके कंधे पर भी लगी। इस बार विशालकाय दिखने वाले कीन ने दर्द के स्पष्ट संकेत दिखाए। वह दर्द से कराह उठा और चीखने से खुद को रोकने के लिए अपनी जीभ काट ली। और जोर से, उसे और जोर से मारो, हम उसकी चीख सुनना चाहते हैं। भीड़ में से किसी ने चीख मारी, जबकि बाकी लोग जय जयकार कर रहे थे क्योंकि वे उसे तड़पता हुआ देखना चाहते थे। उनके क्रूर दिमाग दूसरों के दर्द से आनंद ले रहे थे। कीन की चीख न सुनकर मैक्स के अंदर कुछ टूट गया और हालांकि उसे खुद इसका एहसास नहीं हुआ, उसने अवचेतन रूप से अपनी रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। तीसरी बार कोड़े पड़ने पर मैक्स ने पूरे मन से कीन को कोसा और कामना की कि कोड़ा उसकी पीठ की नस को काट दे और उसके शरीर से खून बह निकले, जिससे उसे असहनीय दर्द हो। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी रक्त नियंत्रण क्षमता के कारण उसकी यह इच्छा साकार हो गई, क्योंकि कीन के शरीर से खून तेजी से निकलने लगा और उसे लगातार रक्तस्राव होने लगा। कीन दर्द से कराह उठा और मुंह भरकर लार थूक दी क्योंकि वह तीसरी कोडेबाजी का दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर भीड़ पागलों की तरह चिल्लाने और जयकारे लगाने लगी। मैक्स मुस्कुराया जब उसने अपनी आंखों से देखा कि कीन की पीठ खून से लथपथ हो गई थी। आखिरकार वो कमीना टूट ही गया। भीड़ में से किसी ने खुशी जाहिर की। ये खुद को क्या समझता है, ये बड़ी बड़ी मांसपेशियां भी उसे कोड़ों के दर्द से नहीं बचा पाएंगी। तो वह सिर्फ 2 के बाद ही टूट गया। चौथे कोड़े से पहले कीन की पीठ उससे पहले के पिशाचों की तरह झुकी हुई थी क्योंकि वह चौथे वार से भयभीत था, और जब आखिरकार वह वार हुआ तो वह दर्द से चीख उठा, जिससे भीड़ को बहुत खुशी हुई। कोड़े मारने की घटना समाप्त होते ही चिकित्सकों को खून बहना रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि कीन को स्ट्रेचर पर ले जाया गया था और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह अपने पैरों पर चलने में असमर्थ था, जिससे उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। कमजोर, असेवा ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा और राजा को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखकर मुस्कुराए। राजकुमारी, ज्यादा घमंड मत करो, सजा के बाद तुम हफ्तों तक चल नहीं पाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद पर ध्यान दो, मेरे भाई पर नहीं। रॉय किंग्समैन ने अपने भाई की दयनीय हालत देखकर क्रोधित होकर असेवा से कहा, मैं तुम्हारे निकम्मे भाई की तरह कमजोर रीढ़ की हड्डी वाली नहीं हूं। असेवा ने रॉय की ओर अपने दांत दिखाते हुए कहा। रॉय ने भी पलटकर उसकी ओर अपने दांत दिखाए। चुप रहो, अनुशासनात्मक अधिकारी ने रॉय को अब तक का सबसे कठोर कोड़ा मारते हुए कहा। कोड़े के प्रहार से उत्पन्न ध्वनि इतनी तीव्र थी कि वह 10,000 लोगों की भीड़ के शोर को भी पूरी तरह से दबा देती थी। वापाक, उफ। रॉय दर्द से कराह उठा और बड़बड़ाया। दर्द से बचने के लिए उसने अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ लिया और झुककर अपनी पीठ का क्षेत्रफल कम करने की कोशिश की ताकि चोट का असर कम से कम हो। भीड़ ने जयकारे लगाए, रॉय पर ताने कसे और हूटिंग की। उसे इस तरह पीड़ित देखकर वे खुश थे। दूसरी कोडेबाजी पहले की तुलना में हल्की थी। शायद अनुशासनात्मक अधिकारी को लगा कि पहली कोडेबाजी बहुत कठोर थी और उसने दूसरी कोडेबाजी में नरमी बरती, लेकिन भीड़ की हूटिंग सुनकर उसने तीसरी और चौथी कोडेबाजी को प्रभावी बनाने का पूरा ध्यान रखा। रॉय बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी पीठ से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसकी हालत उसके भाई जितनी खराब नहीं थी और वह चिकित्सा अधिकारियों के सहारे मंच से दूर जाने में सक्षम था। लेकिन उसने पहले असेव की सजा देखे बिना अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। जब असेवा को दंडित करने की बात आई तो भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई, क्योंकि जहां पुरुषों को कोड़े खाते समय नंगे बदन बैठने के लिए मजबूर किया गया था, वहीं असेवा को अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए केवल एक ब्रा पहनने की अनुमति थी। अखाड़े में मौजूद कामुक पुरुषों ने शर्त लगाना शुरू कर दिया कि क्या पहली कोडेबाजी के बाद ब्रा की पट्टी टूट जाएगी,
जबकि अधिक स्त्री द्वेषी ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि एक महिला इतने उच्च स्तर के दर्द को कैसे सहन करेगी जो मजबूत पुरुषों को भी घुटनों के बल गिरा देता है। सभी लोग आसिवा के टूटकर रोने का इंतजार कर रहे थे, सिवाय मैक्स के, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि वह उसके दुख को 1% भी कम करने के लिए क्या कर सकता है। ठीक उसी क्षण मैक्स के कंधे पर एक हाथ रखा गया और वह चौंक कर मुड़ा तो उसने देखा कि सेवेरस उसके बगल में खड़ा है। बड़ी शरारती है ना, मेरी गोद ली हुई बेटी, सेवेरस ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे मैक्स को यह सोचकर अजीब लगा कि वह ऐसे समय में कैसे मुस्कुरा सकता है। तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? मैक्स ने सेवेरस से पूछा, ये देखकर आश्चर्यचकित था कि सेवेरस बिना ध्यान दिए ही उसके बगल में कैसे आ गिरा था। हालांकि सेवेरस ने बस हाथ हिलाकर बात टाल दी। छोड़ो इसे, अभी इसके लिए समय नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है अभी तुम्हारे लिए आसिफ की मदद करने का अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास रक्त को नियंत्रित करने का जन्मजात वरदान है। आसिफ का खून बहना रोकना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सेवेरस ने मैक्स के कानों में फुसफुसाया, जिससे मैक्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस क्षण तक उसने अपनी इस क्षमता का उपयोग करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वह इस क्षमता के उपयोग से जुड़े जोखिमों को जानता था, खासकर दुनिया को इसके बारे में पता चलने के डर से, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य आसिवा की मदद करना था, इसलिए उसने पहली बार सक्रिय रूप से इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। अंत में आसिवा को दंडित किए जाने की बारी आए और अनुशासनात्मक अधिकारी के रुख से यह स्पष्ट था कि वह मुख्य अपराधी के प्रति जरा भी नरमी बरतने का इरादा नहीं रखता था। कीन किंग्समैन की तरह आसिफ भी सीधी पीठ करके बैठे थे और कोड़ों के दर्द से जरा भी नहीं घबरा रहे थे। वापाक अनुशासनात्मक अधिकारी ने अपनी कमर घुमाए और आसिवा की पीठ पर एक जोरदार चाबुक चलाई, जिससे प्रहार के समय एक भयावह ध्वनि उत्पन्न हुई। टक्कर लगते ही भीड़ ने जयकारे लगाए, लेकिन किसी तरह आसिफ के चेहरे पर टक्कर के बावजूद कोई भाव नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी सुनहरी आंखों से जमीन की ओर एक अडिग निगाह बनाए रखी। हैरानी की बात यह है कि उसकी चिकनी पीठ पर घाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और चोट के निशान वाली जगह पर त्वचा फटने के स्पष्ट संकेत थे, फिर भी उसकी पीठ से खून की एक बूंद भी नहीं टपकी। इस दृश्य को देखकर सेवेरस मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने बगल में खड़े पसीने से तरबतर मैक्स को देखा, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ये जानता था कि यह कैसे संभव हुआ। दूसरी बार कोड़े मारे गए और इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से, जिससे कंधे से लेकर कॉलरबोन तक गहरा घाव हो गया। फिर भी दर्द से भी आसिफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी सुनहरी आंखें एकदम स्थिर और एकाग्र थीं। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी आसिफ की पीठ से खून की एक बूंद भी नहीं टपकी, जिससे भीड़ और अनुशासनात्मक अधिकारी यह सोचकर हैरान रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। और सख्त सिर्फ इसलिए उस पर नरमी मत बरतो क्योंकि वह लड़की है। उसे खून भी नहीं आ रहा, और गहरा मारो, और गहरा मारो। बू अनुशासनात्मक अधिकारी को आसिफ की पीठ पर और जोर से कोड़े मारने का दबाव महसूस हुआ, जिससे भीड़ में चारों ओर से हूटिंग की आवाजें आने लगी। वो मन ही मन जानता था कि उसने उसकी पीठ पर काफी जोर से कोड़े मारे थे, लेकिन किसी कारणवश लड़की ने अदम्य साहस और दृढ़ता दिखाई थी। तीसरा कोड़ा निस्संदेह अब तक का सबसे कठोर कोड़ा था जो उसने किसी को मारा था, क्योंकि इसने आसिवा के कंधे पर इतना गहरा घाव कर दिया था कि उसकी मांसपेशियां और हड्डियां हवा के संपर्क में आ गई थीं। इस कोड़े से आसिवा को निश्चित रूप से चोट लगी। प्रहार लगने पर वह हौंफने लगी, हालांकि अब भी वह दर्द से कराह नहीं रही थी और न ही उसके शरीर से खून की एक बूंद भी बही। ये क्या बकवास है? ये लड़की कौन है? ये दर्द से चीख क्यों नहीं रही? इसकी हड्डियां तो दिख रही हैं। क्या इसे दर्द नहीं हो रहा? वह खून से लथपथ क्यों नहीं है? उसकी पीठ अभी भी साफ कैसे है? वह पिटाई बहुत ज्यादा कठोर थी। अनुशासनात्मक अधिकारी ने इस बार हद पार कर दी। आसिवा के दर्द को लेकर भीड़ में चर्चा का माहौल बन गया, क्योंकि इस बार आसिवा ने ऊपर देखना शुरू कर दिया और भीड़ को ऐसे स्कैन करने लगा जैसे वह किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। अंततः उसने मैक्स को देखा और उससे नजरें मिला ली। उसकी एम्बर रंग की आंखें उस पर आग उगल रही थी, मानो वह कृतज्ञता व्यक्त कर रही हो और उसे उसके अच्छे काम के लिए आश्वस्त कर रही हो। तीसरी बार कोड़े पड़ने पर आसिवा समझ गई थी कि मैक्स ही उसके शरीर से खून बहना रोक रहा होगा, क्योंकि उसे मिल रही अप्रत्याशित मदद से उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी थी। मैक्स को क्षण भर के लिए इस बात का अपराध बोध हुआ कि उसने आसिवा को रक्तस्राव न होने के कारण उससे कहीं अधिक दर्द पहुंचाया है, लेकिन जब उनकी आंखें मिली तो उसे इस बात का आश्वासन मिल गया कि वह सही काम कर रहा है। जाहिर तौर पर आसिवा बिल्कुल मैक्स जैसी थी, एक ऐसी इंसान जिसके लिए दर्द से ज्यादा उसका स्वाभिमान महत्वपूर्ण था।
तीसरी बार कोड़े पड़ने से आसिफ के शरीर को जो नुकसान हुआ था उसे देखकर अनुशासनात्मक अधिकारी को भी अपराधबोध हुआ, क्योंकि वह चौथी बार इतनी जोर से कोड़ा नहीं मार सका, क्योंकि वह पूरे सत्र का सबसे हल्का कोड़ा था जिससे आसिफ की त्वचा पर खरोंच तक नहीं आई। भीड़ ने अनुशासनात्मक अधिकारी की जमकर आलोचना की, हालांकि किसी को भी आसिफा के मुंह से निकलने वाले अगले शब्दों की उम्मीद नहीं थी। मुझे और जोर से मारो, डरपोक, आसिफा ने अनुशासनात्मक अधिकारी से दृढ़ स्वर में कहा। उसकी आवाज सुनकर शोर मचाती भीड़ एकदम शांत हो गई, क्योंकि किसी को सचमुच और जोर से मार खाने की गुहार लगाते देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने क्या कहा? मुझे और जोर से मारो। क्या वह पागल है? यह महिला कौन है? क्या उसने वाकई अनुशासनात्मक अधिकारी को काय कहा? भीड़ आपस में दबी आवाज में बातें कर रही थी, क्योंकि वे आसिफ का रहस्यमय व्यक्तित्व देखकर डरने लगे थे। अनुशासनात्मक अधिकारी के हाथ भी वही हाथ जिन्होंने अपने जीवन भर अनगिनत कोड़े मारे थे, कांपने लगे जब उसने आसिफा को 5वां कोड़ा मारा। 5वां कोड़ा उसकी पीठ पर जोर से लगा, लेकिन आसिफ ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। आसिफा की पीठ की भयानक हालत देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। उस पागल औरत ने अपने वस्त्र पहने और मदद करने की कोशिश कर रहे चिकित्सा अधिकारियों को झटकते हुए अपने पैरों पर मंच से नीचे उतर गई। जाते समय उसने रॉय किंग्समैन की ओर गुस्से भरी नजर डाली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही वह दिन था जब विश्वविद्यालय में उसकी कहानी फैलनी शुरू हो जाएगी। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों छात्रों के बीच एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। उस महिला की गाथा जिसने 10,000 लोगों की रक्तपिपासु भीड़ को शांत कर दिया। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने पुरुषों को अपने सामने बिल्कुल कमजोर साबित कर दिया। रक्तहीन आसिफ की कथा। मैक्स के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी जब उसने देखा कि भीड़ सदमे और अविश्वास के भावों के साथ तितर बितर हो रही थी, क्योंकि वे सवाल कर रहे थे कि क्या वे आसिफा जितने शक्तिशाली हैं। हालांकि किसी कारणवश जब मैक्स ने चलने की कोशिश की तो उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया और गिरने से पहले ही सेवेरस ने उसे पकड़ लिया। मैक्स ने अपनी शक्तियों का पहली बार इस्तेमाल करते समय निस्संदेह उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया था, जिसका उद्देश्य आसिफा की छवि को बनाए रखना था। हालांकि इस हद तक शक्तियों का उपयोग करने का परिणाम ये हुआ कि मैक्स की सहन शक्ति खतरनाक रूप से कम हो गई, जिसके कारण वह अत्यधिक परिश्रम से बेहोश हो गया। जिस प्रकार मंत्रों को सक्रिय करने के लिए माना की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वंशानुगत क्षमताओं को उपयोग करने के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। मैक्स, जो इस मामले में अभी नौसिखिया था, ने इसका इस्तेमाल अपनी सीमाओं से परे किया और परिणामस्वरूप वह गहरी बेहोशी की हालत में पहुंच गया। आसिफा की तरह ही उसका भी यही हाल हुआ, जो विश्वविद्यालय के लड़कियों के शौचालय में एक बूथ में खुद को बंद करने के बाद बेहोश पड़ी थी। आसिफा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैक्स की शक्तियां खत्म होते ही उसके घावों से खून बहने लगा। हालांकि यह एक ऐसा रहस्य था जो केवल उसे ही पता था, क्योंकि दुनिया के लिए वह उस दिन से कुख्यात आसिफा द ब्लडलेस के नाम से जानी जाने लगी थी। सेवरस को दोनों बच्चों को सावधानी पूर्वक रात में छात्रावासों के लिए रवाना होने वाली आखिरी शटल के अंदर वापस रखना पड़ा। बेहद कमजोर हो चुके मैक्स और आसिफा के लिए अपनी मौजूदा हालत में शटल में जगह पाने के लिए लड़ना असंभव होता। हालांकि सेवेरस उन्हें लड़ती हुई भीड़ के बीच से चुपके से ले गया और उन्हें एक सीट दिलाने में मदद की। दोनों बस की आखिरी कोने वाली सीट पर बैठे थे, अपने थके हुए सिर एक दूसरे के कंधे पर टिकाए हुए थे और छात्रावास क्षेत्र में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, साथ ही चुपचाप अपनी ताकत वापस पा रहे थे। पहला दिन बेहद कठिन और निस्संदेह थका देने वाला था। आसिफा को सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया और उसके सारे मेरिट पॉइंट्स छीन लिए गए, जबकि मैक्स को अपने रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग करने की भारी कीमत का पता चला। कुल मिलाकर यह एक घटनापूर्ण दिन था। इस कठिन दिनचर्या के 1 वर्ष के अभ्यास से कोयले का एक खुरदुरा टुकड़ा भी हीरे की तरह चमकने लगता है। आसिफा ने पहले ही दिन दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया था, और हालांकि मैक्स किंग्समैन से डरता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उन्हें अपना दुश्मन बनाना निश्चित रूप से सिरदर्द साबित होगा। हालांकि कोई अत्यावश्यकता नहीं थी, लेकिन मैक्स और आसिफा को विश्वविद्यालय के भीतर और अधिक सहयोगियों की भर्ती करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इस क्रूर वातावरण में जीवित रहने के लिए 2 सदस्यीय टीम पर्याप्त नहीं थी। शटल अंततः छात्रावास क्षेत्र में पहुंच गई और मैक्स और आसिफा उससे उतर गए, कंधे से कंधा मिलाकर अपने छात्रावास के विंग की ओर चलने लगे। तभी आसिफा को गुजरते हुए देखकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये वही है आसिफा, रक्तहीन, वो सनकी। आज उसे 5 बार इतनी बुरी तरह कोड़े मारे गए कि हड्डियां चूर हो गईं, लेकिन वह अभी भी अपने पैरों पर चल रही है, जबकि उससे भी ताकतवर पुरुष अपंग हो गए हैं।
मैंने सुना है कि कोड़े मारते समय उसने एक भी आवाज नहीं निकाली, क्या वह गूंगी है? उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी अविवाहित है। हाँ, उसके बगल में खड़े उस लंबे नकाबपोश हटे कट्टे आदमी को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे 5 फीट के गधे को उसके ऊपर चुनेगी? सभी लोग दबी आवाज में असिवा के बारे में बात करते थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसकी निगाहों से नजरें मिलाए। जब असिवा को पता चला कि कोई भी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह एक अच्छा एहसास था, उसे भयभीत और सम्मानित होना अच्छा लगता था। जब दोनों कमरे में पहुंचे, तब जाकर असिवा ने आखिरकार एक हल्की सी आह भरी। अस्पताल में इलाज न करवाना वाकई एक मूर्खतापूर्ण फैसला था, अब उसे अपने दर्दनाक घावों का इलाज खुद ही करना था। असिवा अपने बिस्तर पर गिर पड़ी, जबकि मैक्स उसके बगल में फर्श पर बैठ गया। असिवा ने मैक्स की ओर देखते हुए कहा, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हौंफते हुए मैक्स ने अपनी हथेलियों से अपनी आंखें ढकते हुए असिवा की चमकती हुई अंबर रंग की आंखों को देखा और हंसते हुए कहा, जय हो असिवा, रक्तहीन, वह स्त्री जिसने किंग्समैन के लड़कों को बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। असिवा तारीफ सुनकर मुस्कुराए और मैक्स जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। मैक्स की हंसी दिल खोलकर हंसने वाली थी, और उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि जल्द ही असिवा भी जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। वे दोनों मूर्खों की तरह हंसते हंसते किंग्समैन का मजाक उड़ा रहे थे और अपनी अपनी कक्षाओं और दिनों के बारे में बातें कर रहे थे। मैक्स ने उत्साहपूर्वक असिवा को माना की मूल बातें बताई, जबकि असिवा ने मैक्स को ब्रह्मांड के इतिहास और किंग्समैन लड़कों के साथ उसकी लड़ाई की शुरुआत के बारे में बताया। मैक्स को पहले से ही यह आभास था कि लड़ाई की शुरुआत असिवा ने ही की होगी। हालांकि उसे यह जानकर झटका लगा कि उसे किंग्समैन के एक गुर्गे ने लड़ाई के लिए उकसाया था, जिसने उसे कहीं की राजकुमारी कहा था, जबकि दूसरे ने उसे अनाथ कहा था। असिवा को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर लड़ाई शुरू करने की अपनी मूर्खता का एहसास तो हो गया था, लेकिन मैक्स समझ सकता था कि यह बिना उकसावे के नहीं हुआ था और उसने उसके कार्यों के लिए उसे माफ कर दिया। बातचीत के दौरान असिवा कई बार दर्द से कराह उठी, क्योंकि वह अपनी पीठ को रगड़ रही थी। अंततः मैक्स, जो उसका दर्द नहीं देख सकता था, ने उसकी कुछ मदद की पेशकश की। सेंट मैक्सिमस कबीले ने मुझे घाव भरने के लिए एक लोशन दिया है, अगर आप चाहें तो मैं इसे आपकी पीठ पर लगा सकता हूं। मैक्स ने सावधानी से कहा, क्योंकि हालांकि वह और असिवा एक दूसरे के प्रति थोड़ा सहज हो गए थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वे एक दूसरे की पीठ पर लोशन लगाने के लिए पर्याप्त रूप से करीब हैं या नहीं। असिवा कुछ देर चुप रही, फिर वह करवट बदलकर पेट के बल बिस्तर पर लेट गई और मैक्स को अपनी घायल पीठ दिखाने के लिए अपने वस्त्र उतार दिए। मैक्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने चुपचाप अपने सामान में से लोशन निकाला, बिस्तर पर असिवा के बगल में बैठ गया और उसके घावों पर लोशन मलने लगा। मैक्स ने अपने हाथों पर थोड़ा लोशन लिया और उसकी पीठ पर सबसे निचले घावों पर लगाना शुरू कर दिया, जबकि असिवा दर्द से कराह रही थी और दर्द से सिकुड़ रही थी, क्योंकि एंटीसेप्टिक लोशन उसके खुले घावों के संपर्क में आने पर जलन पैदा कर रहा था। मैक्स ने अपनी सांस रोक ली, उसकी कोमल आहें सुन रहा था। यह उसके लिए असहनीय रूप से मादक था। हालांकि वह कई घृणित चीजों का शौकीन था, लेकिन वह एक ऐसा कामुक विकृत व्यक्ति नहीं था जो अपने दोस्त के भरोसे को तोड़ दे। मैक्स असिवा के उपचार में लगन से लगा रहा। उसने धीरे धीरे उसकी पीठ पर लोशन लगाया और जलन वाले हिस्सों पर कोमल हवा फूंकी, ताकि उसे दर्द से कुछ राहत मिल सके। उसकी चिकनी सफेद त्वचा छूने में बेहद कोमल और नाजुक थी, मानो किसी योद्धा की नहीं बल्कि किसी सुंदर युवती की हो। हालांकि समय के साथ लगे जख्मों के कई सफेद निशान उसकी कठोर परवरिश को दर्शाते थे, जिनमें युद्ध के अनुभव के स्पष्ट संकेत मिलते थे। मैक्स को केवल असिवा की बीच बीच में निकलने वाली धीमी आहों से परेशानी होती थी, क्योंकि वे आहें मैक्स के दिमाग को सुन्न कर देती थी। क्या ये वही महिला है जिसने कोड़े मारते समय एक भी आवाज नहीं निकाली? मैक्स ने सोचा। हाँ, तुम बड़े मूर्ख हो, दादा ड्रैक्स ने जवाब दिया, मैक्स को याद दिलाते हुए कि उसका दिमाग अब केवल उसका ही नहीं है। उसके बाद मैक्स ने अपने उग्र विचारों पर लगाम लगाई, कहीं ऐसा न हो कि उसकी सच्ची भावनाएं असिवा के सामने उजागर हो जाएं। जब तक मैक्स का काम खत्म हुआ, असिवा गहरी नींद में सो चुकी थी, और हालांकि उसकी नंगी पीठ और असहायता मैक्स को उसका फायदा उठाने का मौका दे सकती थी अगर वह चाहता, लेकिन मैक्स ने सम्मानपूर्वक उसे कंबल से ढक दिया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैक्स के जाते कदमों की आहट सुनकर असिवा के चेहरे पर हल्की सी शर्म और मुस्कान आ गई। वह तो बस सोने का नाटक कर रही थी और यह जांच रही थी कि मैक्स एक भरोसेमंद साथी है या नहीं। लेकिन मैक्स ने न केवल उसे अनुचित तरीके से छुआ नहीं और न ही उसका फायदा उठाया, बल्कि उसने एक सच्चे सज्जन की तरह जाने से पहले उसे ढक भी दिया।
हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस सज्जनतापूर्ण व्यवहार से असिवा का दिल खुश हो गया और उसे अपनी रूममेट से थोड़ी और लगाव हो गया, जो आखिरकार उतनी बुरी नहीं निकली। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच महान पैगंबर एक पिशाच था जिसके पास भाग्य की रेखाओं को पढ़ने की विशेष क्षमता थी। वह पिशाच राजा रेग्स ऑर्लेस के दरबार में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक था और पूरे ब्रह्मांड में उसका भय और सम्मान दोनों था। विपदा, एक आपदा। यह तो पूरी तरह से आपदा है। पैगंबर ने अपनी नियमित जांच के दौरान भाग्य की पंक्तियों को पढ़ते हुए कहा, क्या हुआ हे महान पैगंबर? उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ तैनात एक सैनिक ने पूछा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने महान पैगंबर को इस तरह बेकाबू होकर कांपते हुए देखा था, मानो उन्होंने स्वयं पाताल लोक की आंखों में देख लिया हो। यह एक आपदा है, किसी उच्च शक्ति ने भाग्य की रेखा बदल दी है। प्राचीन भविष्यवाणी फिर से सच हो रही है। पैगंबर ने जवाब दिया। उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे और वे अनियंत्रित रूप से कांपने लगे थे। प्राचीन भविष्यवाणी, आदिम पिशाच? सैनिक ने पूछा। अब उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले दशक में प्राचीन भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। आदिम पिशाच का ब्रह्मांड में कहीं पुनर्जन्म हो चुका है, महान पैगंबर ने कहा, और सैनिक ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछी। हमें तुरंत राजा को सूचित करना होगा, सैनिक ने कहा, और महान पैगंबर ने सहमति में सिर हिलाया। पिशाचों की दुनिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। एक राजा का वध करने वाले का जन्म हुआ था। 7 देवता दया करें, रक्त का हेरफेर करने वाला किसी घातक बीमारी का शिकार हो जाए और उसकी संतान बिना विस्तार किए ही समाप्त हो जाए। ईश्वर करे उसे हर प्रकार की बीमारियां हो और उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी न हो। हे पिशाच देवता, सर्वशक्तिमान, कृपया अपने सेवक की इस विनती को सुनिए। यदि संभव हो तो रक्त संचालन करने वाले को और बढ़ने से रोकिए। पैगंबर ने पिशाच देवता से प्रार्थना की, लेकिन उत्तर में केवल दूर से गरजने की आवाज सुनाई दी। जबकि दूसरों के लिए यह महज अशुभ गड़गड़ाहट थी, लेकिन पैगंबर जानता था कि गड़गड़ाहट का मतलब था कि उसकी प्रार्थना को देवताओं ने अस्वीकार कर दिया था। रक्त के हेरफेर करने वाले का भाग्य इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता था। ग्रैंड यूनिवर्सिटी में हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, क्योंकि ठीक सुबह 6 बजे असिवा और मैक्स को एक बार फिर खुले जंगलों से होते हुए विश्वविद्यालय के द्वार तक पहुंचना होता था। उनके शरीर में कल से अभी भी दर्द था, लेकिन कोशिश न करना कोई विकल्प नहीं था और आलस करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। हालांकि उनके शरीर में दर्द हो रहा था, फिर भी दोनों ने दांत पीसकर अपने कवच को और कस लिया और ठीक 6:01 बजे वे छात्रावास क्षेत्र से बाहर निकलकर जंगली इलाके में पहुंच गए। आज शटल स्टैंड पर कतार में खड़े लोगों की संख्या काफी कम थी, जबकि अधिक संख्या में लोगों ने छोटे छोटे समूह बनाकर जंगलों में घूमने का फैसला किया था। पहले 5 मिनटों तक मैक्स ने जंगलों के किनारे कई झड़पें होते देखी, क्योंकि वह और असिवा सक्रिय लड़ाई से सावधानीपूर्वक बचते रहे और भीड़ से कुछ दूरी बनाने के लिए अपनी गति बढ़ाते रहे। हमें कल से 15 मिनट पहले निकलना होगा, असिवा ने कहा और मैक्स ने सिर हिलाया। 6 बजे के आसपास भीड़ बढ़ने लगती है और 15 मिनट पहले निकलने से इन समस्याओं में काफी हद तक राहत मिलेगी। शिकार के मामले में ये दोनों अभी भी पहले की तरह ही घातक थे, क्योंकि उनकी टीम वर्क में सुधार हुआ था और अपनी चोटों के बावजूद वे राक्षसों से थोड़ा बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम थे, क्योंकि दोनों को ये समझ में आने लगा था कि ऐसे राक्षसों के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए। नाइटब्लेड परिवार की वंशानुगत क्षमता भी पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी, क्योंकि चांदनी रात में मैक्स और असिवा दोनों ठीक होने लगे और समय बीतने के साथ साथ दोनों अधिकाधिक तरोताजा महसूस करने लगे। चाहे ये किंग्समैन का दुर्भाग्य हो या मैक्स और असिवा का दुर्भाग्य, महज संयोग से सुबह लगभग 7-7:15 बजे दोनों का सामना किंग्समैन के पूरे दल के 7 लड़कों से हुआ, जो आज सुबह जल्दी शिकार पर निकले थे और अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण कल खोए हुए मेरिट पॉइंट्स को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। देखो लड़कों, देखो बिल्ली क्या खींच लाई है, रॉय किंग्समैन ने ताली बजाते हुए कहा और असिवा की आंखों में निर्मम ठंडी निगाहों से घूरने लगा। आओ, हाँ, ये है असिवा द ब्लेडलेस, वो ताकतवर नायिका जिसने कल हम सबको ऋणविहीन मूर्ख साबित कर दिया। नंबर 1 गुंडे लेरॉय वोल्फ्रेड ने कहा। उन्होंने कहा कि अदम्य असिव के मुकाबले किंग्समैन कबीले में मर्दानगी की कमी है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वे तब भी यही बात कहेंगे जब हम यहीं अभी उसके साथ बलात्कार करेंगे और वीडियो पूरे कैंपस में भेज देंगे। इससे हमारी मर्दानगी साबित हो जाएगी, है ना? रॉय किंग्समैन ने मजाक किया, लेकिन इससे पहले कि असिवा या कोई और उस मजाक पर प्रतिक्रिया दे पाता,
मैक्स ने मानो आपा खो दिया और बिना किसी चेतावनी के रॉय किंग्समैन पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले फायर ब्लास्ट से तुरंत हमला कर दिया। यह हमला रॉय के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि वह आने वाले हमले से बचने के लिए केवल पीछे हट सकता था, लेकिन इससे बच नहीं सका क्योंकि उसका पूरा शरीर झुलसा देने वाली गर्म लपटों में घिर गया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। रॉय किंग्समैन चिल्लाया। उसकी एचपी तेजी से गिर रही थी और वह जलती हुई मशाल की तरह इधर उधर भाग रहा था, किसी तरह आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दुर्भाग्यवश जिस जगह पर वह पहुंचा वह मैक्स की तलवार का धारदार सिरा था, क्योंकि मैक्स ने अपनी रेवस्लेशर तलवार सीधे रॉय के दिल में घुसा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आसिफ को छूने की बात करने की? मैक्स ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप उठी। सभी ने खून जैसी लाल आंखों वाले नकाबपोश हमलावर पर ध्यान दिया। सिस्टम सूचना, आपने वाइल्ड जोन के अंदर टियर 1 खिलाड़ी रॉय किंग्समैन को मार गिराया है, जिससे आपको जोड़ 700 अनुभव अंक मिले हैं। जोड़ लेवल अप करें। जोड़ उपचार कंगन दुर्लभ। जोड़ नकली बालों की विग क्षतिग्रस्त। सिस्टम टिप्पणी, कौशल से किया गया एक वास्तविक वाद। आखिर कब से ये दुष्ट व्यक्ति सम्माननीय बन गया? विश्वविद्यालय सूचना, आपने वाइल्ड जोन में एक खिलाड़ी को मार गिराया है, आपको उसके मेरिट पॉइंट्स का 10% प्राप्त होगा। जोड़ 65 मेरिट अंक। वर्तमान मेरिट अंकों का कुल योग 1270। अरे जादूगर, हमारे भाई पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमला करो, कीन किंग्समैन चिल्लाया और वे छह आसिफ और मैक्स की ओर दौड़ पड़े। मैक्स का दिल गुस्से से उबल रहा था। रॉय द्वारा की गई टिप्पणियां इतनी अपमानजनक थी कि मैक्स बेहद क्रोधित हो गया था, इतना कि उसका गुस्सा उसकी बाकी सभी इंद्रियों पर हावी हो गया और उसे रक्तपिपासा और क्रोध के उन्माद में धकेल दिया। मैक्स की युद्ध शैली विकसित हुई। वह हमेशा से अपने भाई की तरह दोहरी तलवार चलाने वाला योद्धा बनना चाहता था, लेकिन अपने क्रोध में उसने अपने लिए एक अधिक स्थिर युद्ध शैली अपनाई, जिसमें वह अपने बाएं हाथ से रेवस्लेशर चलाता था और अपने दाहिने हाथ से अग्नि मंत्र फेंकता था। मैक्स एक जुनूनी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। जैसे ही उसकी नाक में ताजा पिशाच के खून की गाढ़ी गंध घुसी, उसके मुखौटे के नीचे वह लार टपकाते हुए गुर्रा रहा था, लेकिन सतह पर उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने का उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। जहां असिवा को एक साथ 2 दुश्मनों से लड़ने में मुश्किल हो रही थी, वहीं मैक्स ने अकेले ही बाकी 4 दुश्मनों का सामना किया और फिर भी वह आगे निकल गया, क्योंकि वह अकेले ही उन चारों पर पूरी तरह हावी था। बिना मैना को फिर से भरने की जरूरत के आग के गोले दाग रहा था और अपनी तलवार को सटीक निशाने के साथ चला रहा था। मैक्स की लड़ने की शैली बेहद आक्रामक थी, जो केवल हमले पर केंद्रित थी और बचाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। हालांकि उसकी असाधारण छठी इंद्रिय के कारण ही वह अपने पीछे से आने वाले हमलों से बचने या समय रहते पलटवार करने में सक्षम था, जिससे वह युद्ध का रुख पलट देता था, भले ही दुश्मन 4 के मुकाबले 1 से कम संख्या में हो। मैक्स ने एक हमलावर पर आग का गोला फेंका, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। फिर वह एक भूखे बाघ की तरह उस पर झपटा और अपनी तलवार को सीधे उसके खुले मुंह में घुसा दिया, जिससे उस आदमी की मौत हो गई। उसके दोस्तों ने मैक्स पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, मैक्स की खुली पीठ का फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि मैक्स की सहज प्रवृत्ति ने उसे अपनी पीठ को बचाने के लिए फायरवॉल कौशल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका जा सके। धिक्कार है, क्या इसकी मानक क्षमता असीमित है? इसने पहले ही एक फायर ब्लास्ट, 17 फायरबॉल और अब एक फायरवॉल का इस्तेमाल कर लिया है, और यह सब बिना एक भी मंत्र पढ़े। ये नकाबपोश आदमी कौन है? मैक्स की असीमित शक्ति का प्रदर्शन देखकर लेरॉय वोल्फ्रेड भयभीत होकर बोला। ग्रर की एक पशुवत दहाड़ मैक्स के गले से निकली और वह लेरॉय की ओर बढ़ने लगा। मैक्स के मास्क के नीचे से लार टपक रही थी और उसके गले पर दिखाई दे रही थी। ये क्या बकवास है? सादियो सांचेज ने कहा, और सोचने लगा कि कहीं वे किसी जानवर जैसे कबीले के सदस्य से तो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मैक्स का व्यवहार बिल्कुल पशुवत था। मैक्स ने एक के बाद एक किंग्समैन के गुर्गों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसने 2 सदस्यों को सीधे दिल में चाकू घोंपकर मार डाला, जबकि एक का गला अपने नंगे हाथों से तोड़ दिया। असेवा भी अब तक अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों को हरा चुकी थी और वह मैक्स की तलाश में निकली, ये देखने के लिए कि क्या उसे किसी सहायता की आवश्यकता है। लेकिन उसने मैक्स को बिना मास्क के एक जंगली भालू से लड़ते हुए पाया, जिसने अपने नुकीले दांत उसके गले में गाड़ दिए थे और उसका खून पी रहा था। जब उसकी लाल आंखों ने असिवा पर नजर डाली, तो उनमें पागलपन के सिवा कुछ नहीं था, एक ऐसी जानलेवा निगाह जिसने उसके जैसी योद्धा को भी भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। असिवा ने पहले भी इस तरह की घूरती हुई निगाहें उन पिशाचों में देखी थी जिनका तृप्ति सूचकांक 40 से नीचे गिर गया था। हालांकि
उसे यकीन था कि मैक्स ने केवल 2 दिन पहले ही भरपेट भोजन किया था, जिसका मतलब था कि यह उसे कम से कम 1 सप्ताह तक चलना चाहिए था। अन्यथा आदिम पिशाचों में तृप्ति की दर तेजी से गिरती थी। सिस्टम सूचना, तृप्ति 60% से ऊपर बढ़ी, आपकी स्पष्टता वापस आ गई। सिस्टम सूचना, आपने एक लेवल 13 के जंगली भालू को मार गिराया है। जोड़ 240 अनुभव। जोड़ लेवल अप करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विश्वविद्यालय सूचना, भालू को मारने पर जोड़ 4-5 मेरिट अंक मिलते हैं। वर्तमान मेरिट अंक कुल 1890। सिस्टम की सूचनाओं से मैक्स अचानक वास्तविकता में लौट आया, जब उसने अपने पैरों के पास पड़े भालू के अस्तव्यस्त शव को देखा और महसूस किया कि शायद वह उस बेचारे जानवर को कुतर रहा था। मैक्स ने अपने मुंह से टपकते खून को पोंछा और अपने आसपास का जायजा लिया। तभी उसने देखा कि एसिवा कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी है और उसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठा रखा है, मानो वह आत्मसमर्पण का संकेत दे रही हो। रावण, तुम ठीक हो? एसिवा ने पूछा, जबकि मैक्स उलझन भरे भाव से उसकी ओर देख रहा था। मैक्स की याददाश्त थोड़ी धुंधली थी, उसे बस इतना याद था कि किसी ने एसिव का अपमान किया और वह बेहद क्रोधित हो गया। उसने उस आदमी पर हमला कर दिया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद की सारी घटनाएं उसके दिमाग में धुंधली हो गई क्योंकि उसे ठीक से याद नहीं था कि क्या घटित हुआ था। मैक्स ने सिस्टम लॉग की जांच की तो पता चला कि उसने पिछले 40 मिनट में 5 पिशाचों को मार डाला था और इस प्रक्रिया में 2 लेवल और कुछ उपकरण हासिल कर लिए थे। मैं ठीक हूं, मैक्स ने कहा और उसे जवाब देते देख एसिवा ने राहत की सांस ली। हालांकि मैक्स अपनी आंखें नहीं देख सकता था, लेकिन एसिवा इस समय भी उसकी आंखों में बसी पागलपन को साफ देख सकता था। मैक्स की खून जैसी लाल आंखें अपने आप में ही भयावह थी, लेकिन जब उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया तो उसकी सफेद पुतलियां भी लाल रंग में रंगने लगी, मानो वह कोई चेन स्मोकर हो जिसने घंटों तक नशीले पदार्थों का सेवन किया हो। फिलहाल मैक्स की सफेद पुतलियां आधी सफेद और आधी लाल थीं, जो उसकी खून जैसी लाल आंखों के साथ मिलकर उसे बेहद खतरनाक रूप दे रही थी। एसिवा ने मैक्स को उसकी तलवार और मुखौटा फेंक दिया, जिसे मैक्स ने तुरंत फिर से पहन लिया, और उसने पूछा, तुम्हारी वर्तमान संतुष्टि का स्तर क्या है? मैक्स ने जांच करने के लिए अपना स्टेट पैनल खोला। एक्स, मूल जानकारी, नाम अनाम अभी तक आवंटित नहीं। जाति आदिम पिशाच, ग्रह #H 2047 का निवासी। संरेखण विधिपूर्ण दुष्ट। भाषाएं द्विपद अंग्रेजी। शीर्षक कोई नहीं। स्तर 13 43%। स्तर 0 टिल्ड। आंकड़े, माना 0। स्वास्थ्य 150। स्टेमिना 150। रक्त तृप्ति 62%। एक्स 62%। मैक्स ने जवाब दिया, जिस पर एसिवा थोड़ा सा चौंक गया। वह इस बात से लगभग हैरान थी कि एक पूरे भालू का खून पीने के बाद भी मैक्स की तृप्ति केवल 62% ही थी, और उसे तुरंत एहसास हो गया कि मैक्स की रक्त पिपासा की क्रिया में कुछ गंभीर गड़बड़ी है। क्या आपके पास कोई ब्लड बैग है? एसिव ने पूछा। मुझे सेवेरस से कुछ मिले थे, लेकिन उसने मुझे हर हफ्ते एक पीने के लिए कहा था, मैक्स ने जवाब दिया। अभी पी लो, इसे 90% से ऊपर रखो और कभी भी 70% से नीचे मत गिरने दो, एसिवा ने निर्देश दिया। तभी मैक्स ने अपने सामान में से जमे हुए मानव रक्त का एक थैला निकाला और उसे ऐसे गटक लिया जैसे लंबी पैदल यात्रा के बाद ताज़ा पानी पी रहा हो। मानव रक्त का सेवन करने से मैक्स की तृप्ति तेजी से बढ़ी। केवल 1 लीटर की बोतल से ही यह 90% से अधिक हो गया, मैक्स ने कहा, जिस पर एसिव ने सिर हिलाया और दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। हालांकि फिलहाल मामला सुलझ गया था, लेकिन एसिवा ने मन ही मन सेवेरस से मैक्स की हालत के बारे में पूछने का फैसला किया, क्योंकि वह निस्संदेह एक सामान्य पिशाच की तुलना में बहुत तेजी से भूखा हो रहा था। उन दोनों को यह नहीं पता था कि कीन किंग्समैन उस लड़ाई का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, जिस क्षण समूह का सामना एसिवा से हुआ और मैक्स और रॉय ने अपना नफरत भरा भाषण शुरू किया। लाइव स्ट्रीम करने के पीछे उसका इरादा एसिवा को अपमानित करना और पिछले दिन हुए अपमान का बदला लेना था, लेकिन लाइव स्ट्रीम से अंततः किंग्समैन को एक बार फिर अपमानित होना पड़ा और नकाबपोश मैक्स विश्वविद्यालय के नक्शे पर छा गया। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग मैक्स को पागल जादूगर, पागल कुत्ता और शिकारी कुत्ता कहने लगे। मैक्स की पशुवत लड़ने की शैली और जानवर की तरह गुर्राते हुए उसके मास्क के नीचे से टपकती लार के वीडियो विशेष रूप से वायरल हो गए, क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय में इसके बारे में चर्चा होने लगी थी। इस घटनाक्रम से अनभिज्ञ मैक्स और एसिवा जंगल में अपना रास्ता बनाते रहे, ताकि वे दिन के व्याख्यानों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पुण्य अर्जित कर सकें। दोनों सुबह खतरनाक समय यानी 8:55 बजे विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और उन्हें ठीक 9 बजे कक्षा शुरू होने से पहले वहां पहुंचने के लिए जल्दी करनी पड़ी।
विश्वविद्यालय पहुंचते ही मैक्स ने देखा कि पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन विश्वविद्यालय परिसर में कई गुना अधिक लोग पहुंचे थे, जिसका मतलब था कि लोग विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचने का तरीका समझने लगे थे और 1 या 2 सप्ताह बाद ये संख्या और भी दोगुनी हो जाएगी। आज वह और असिवा दोनों एक ही व्याख्यान में भाग लेने जा रहे थे, जो यहाँ उनके पाठ्यक्रम का मुख्य व्याख्यान था और वही व्याख्यान था जिसने विश्वविद्यालय को आज की सुस्थापित संस्था बनाया है। माननीय प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं दिया गया व्याख्यान, युद्ध प्रशिक्षण के मूल सिद्धांत। इस कोर्स में एक लेक्चर में भाग लेने के लिए पूरे 1000 मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता थी, और जबकि मैक्स कुछ पॉइंट्स बचाकर इसे आसानी से वहन कर सकता था, वहीं असिवा ने आज अपनी खोज में ठीक 1003 मेरिट पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिससे उसके पास लेक्चर में भाग लेने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त पॉइंट्स बचे थे। जब मैक्स और असिवा कमरे में पहुंचे तब तक क्लास पूरी तरह से भरी हुई थी, जो पिछले दिन मैक्स द्वारा अटेंड की गई 20-25 लोगों की क्लास के बिल्कुल विपरीत थी। पिछली क्लास में सभी सीटें भरी होने के कारण लोगों को सबसे पीछे खड़ा होना पड़ा था और मैक्स और असिवा भी उनसे अलग नहीं थे, क्योंकि वे बिल्कुल आखिरी मिनट में पहुंचे थे, जिसके कारण उन्हें भी पीछे खड़ा होना पड़ा था। ठीक सुबह 9 बजे प्रधानाचार्य एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ कमरे में दाखिल हुए। उनकी सुव्यवस्थित दाढ़ी, सफेद और भूरे बाल और मोटे चश्मे उन्हें उस विद्वान की विशिष्ट छवि की तरह दिखाते थे, जो उस समय समाज में रूढ़ियों में बंधी हुई थी। उसने एक चाक उठाया, उसे बीच से तोड़ा और दूसरे आधे हिस्से को दीवार पर जोर से फेंक दिया, जिससे कक्षा की मोटी दीवार में एक साफ छेद हो गया। उसने छेद की ओर इशारा करते हुए कहा, पहला सबक, हर चीज एक हथियार है, और मेरे हाथ में चाक का यह आधा टुकड़ा एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे शरीर को मक्खन की तरह भेद देगा। इसलिए अब से अपनी आंखें खुली रखो और मुंह बंद रखो, वरना मरने के लिए तैयार रहो। इस क्षण के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि प्रोफेसर न केवल सभी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि यहाँ मौजूद हर कोई सम्मान या भय के कारण उनकी कक्षा की मर्यादा बनाए रखेगा। ठीक है, अब इन सब बातों को किनारे रखते हुए बच्चों, युद्ध प्रशिक्षण की बुनियादी बातों में आपका स्वागत है। आप सभी यहाँ इस कक्षा में प्रवेश पाने में कामयाब रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप विश्वविद्यालय में हमारे द्वारा पाले गए कम से कम 50% निकम्मों से बेहतर हैं। सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? 10-15 छात्रों के एक समूह ने प्रधानाचार्य के भाषण में बाधा डाली और इस व्यवधान पर प्रधानाचार्य की भौहें गुस्से से फड़कने लगी। उसने अपनी घड़ी देखी, 9:02 बज रहे थे और उसने कहा, 2 मिनट देर से आने पर 20,000 मेरिट पॉइंट्स का जुर्माना लगेगा, भुगतान करो और अंदर आओ वरना निकल जाओ। बाहर खड़े बच्चों का समूह स्तब्ध रह गया, लेकिन उन्होंने प्रधानाचार्य से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और बिना कुछ बोले वहां से भाग गए। बिना रुके उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन है कि आप में से 90% से अधिक लोग बड़े परिवारों और कुलों से आने वाले मूर्ख हैं, जिन्हें जीवन भर लाड़ प्यार मिला है और सब कुछ आसानी से मिल गया है। और यही कारण है कि मैंने विश्वविद्यालय को अस्तित्व का एक क्रूर खेल बना दिया है, जिससे लगातार जीवन मरण के संघर्षों का सामना किए बिना व्याख्यानों में भाग लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बच्चों, मेरी मंशा को गलत मत समझना, मैं कोई क्रूर व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे दुख में खुशी नहीं मिलती और मैं नहीं चाहता कि तुम सब जीवन में असफल हो जाओ। अगर मैं अभी एक इच्छा मांग सकता तो मैं यही कामना करता कि एक दिन तुम सब भगवान के हो जाओ और अपनी अपनी आकाशगंगाओं पर राज करो, समृद्ध और शक्तिशाली बनो। लेकिन मेरे बच्चों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हकीकत है। तो पहले लेक्चर में आप सभी के लिए मेरी यही सलाह है, हकीकत को स्वीकार करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपके परिवारों ने आपको यहाँ भेजने के लिए लाखों सोने खर्च किए हैं। इसका कारण यह नहीं है कि आप किसी दिन दूसरे दर्जे के साधारण योद्धा या तीसरे दर्जे के योद्धा या चौथे दर्जे के उन्नत योद्धा बन जाएंगे। उन्होंने आपको यहाँ शिखर तक पहुँचने की नींव बनाने में मदद करने के लिए भेजा है, और शिखर तक पहुँचने के लिए आपको एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जिस पर कोई और नहीं चला है। संघर्ष और परिष्करण का मार्ग, एक ऐसा मार्ग जो समग्र विकास की ओर ले जाएगा, न कि केवल अल्पकालिक लाभों की ओर। और यही मार्ग है, हे लड़कों, लड़कियों और जानवरों, जो पूर्ण योद्धा का मार्ग है। मैक्स प्रोफेसर की बातें ध्यान से सुन रहा था, उसका उत्साह उमड़ रहा था, क्योंकि वह प्रोफेसर की कही हर बात से पूरी तरह सहमत था। दरअसल वो विश्वविद्यालय इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ एक मजबूत नींव बनाने का अवसर मिलता है, जिस पर आगे चलकर भविष्य में बहुत तरक्की की जा सकती है। हर साल मैं अपने छात्रों को पूर्ण योद्धा का मार्ग सिखाता हूं और हर साल एक भी छात्र प्रशिक्षण पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। मैं 47 वर्षों से प्रधानाचार्य हूं, फिर भी अपने लंबे कार्यकाल में एक भी छात्र ने पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है।
इस मार्ग के पहले 2 स्तरों को पूरा करने वाला अंतिम व्यक्ति मैं स्वयं हूं। इस विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व प्रधानाचार्य के कार्यकाल के दौरान हालांकि किसी और के ऐसा करने से 56 वर्ष बीत चुके हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक प्रेरक और शिक्षक के रूप में पर्याप्त सक्षम नहीं हूं, या शायद आप जैसे कुलीन लोगों में उस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक लगन नहीं है। बहरहाल यह नया साल है, आप एक नई पीढ़ी हैं और मैं मूर्ख हूं जो अभी उम्मीद रखता हूं। तो चलिए मैं आप सबको एक परिपूर्ण योद्धा का मार्ग सिखाता हूं। एक आदर्श योद्धा का मार्ग इस विचार पर आधारित है कि हालांकि लेवल अप करने पर हर बार एक निश्चित एपी मिलता है, लेकिन विशेष गतिविधियां लेवल अप किए बिना विशिष्ट अंक प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण कक्ष के अंदर प्रशिक्षण लेने से अंततः व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए गहन प्रशिक्षण के कारण जोड़े केजीआई की सूचना मिलेगी। इसलिए एक आदर्श योद्धा वह व्यक्ति होता है जो प्रत्येक स्तर पर सभी आंकड़ों के लिए इन अतिरिक्त स्टेट पॉइंट्स को अधिकतम करता है। यह अलग अलग प्रजातियों में भिन्न होता है और जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं ये और भी कठिन होता जाता है। हालांकि इसके लाभ भी बहुत अधिक हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब कोई टियर 0 से टियर 1 में अपग्रेड करता है तो उसके सभी स्टेट पॉइंट दोगुने हो जाते हैं। टियर 1 से 2 तक ये संख्या फिर से दोगुनी हो गई और इसी तरह टियर 5 तक ये सिलसिला चलता रहा। अब कल्पना कीजिए कि आपने कड़ी ट्रेनिंग की है, इसलिए टियर 0 पर आपके पास चपलता में 10 अतिरिक्त अंक हैं। फिर ये दुगुना होता जाता है और दुगुना होता जाता है और जब तक आप टियर 5 तक पहुंचते हैं तब तक वे 10 अतिरिक्त अंक बढ़कर 120 अंक हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तभी संभव है जब आप टियर 0 पर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। यदि आप हर टियर पर ऐसा करना जारी रखते हैं तो अंत में आपके पास टियर 5 के शिखर पर मौजूद अपने ही स्तर के फाइटर से 1000 स्टेट पॉइंट अधिक होंगे। एक पुनर्तः कुशल स्तर 0 योद्धा मध्य स्तर 1 योद्धा से बराबरी पर लड़ सकता है। एक पुनर्तः कुशल स्तर 3 योद्धा शीर्ष स्तर 4 योद्धा से बराबरी पर लड़ सकता है और एक पुनर्तः कुशल स्तर 5 योद्धा विशाल खाई को पार करके एक देवता से भी लड़ सकता है, जबकि वह एक नश्वर प्राणी है। प्रधानाचार्य ने भावुक स्वर में कहा। प्रधानाचार्य द्वारा दिखाए गए दृश्य को देखकर कई छात्रों की आंखें चमक उठी। यह मार्ग खतरनाक है और कमजोर इच्छाशक्ति वालों के लिए नहीं है। यह मार्ग केवल उसी के लिए है जो एक सर्वोच्च योद्धा बनना चाहता है, एक ऐसा योद्धा जिसकी नींव मजबूत हो और जो केवल अंधाधुंध सुधार करने का लक्ष्य न रखता हो, बल्कि उसमें धैर्य और दूरदृष्टि हो ताकि वह उन ऊंचाइयों को हासिल करने का लक्ष्य रख सके जिन्हें अधिकांश लोग कभी हासिल करने का सपना भी नहीं देख सकते। मैंने खुद टियर 0, टियर 1 और टियर 2 में महारत हासिल कर ली है और पिछले 14 वर्षों से मैं अपने टियर 3 बेस को बेहतर बनाने में लगा हुआ हूं और आखिरकार मैं इसके अंत के करीब पहुंच रहा हूं। अगर मैं चाहता तो 14 साल पहले ही चौथे स्तर का योद्धा बन सकता था, लेकिन मेरा लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। मेरा लक्ष्य सिर्फ चौथा स्तर नहीं, बल्कि उससे भी कहीं आगे का स्तर है, इसलिए मैं अभी भी अपने कौशल को निखार रहा हूं। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ इस रास्ते पर चलो। जैसे ही प्रोफेसर ने कहा कि एक परिपूर्ण योद्धा तीसरे स्तर पर चौथे स्तर के योद्धा से मुकाबला कर सकता है और यहां तक कि महान खाई को तोड़कर 5वें स्तर के एक नश्वर प्राणी के रूप में एक देवता से लड़ सकता है, मैक्स को तुरंत अपने भाई की याद आ गई और उसे लगा कि वह इस विवरण में पूरी तरह से फिट बैठता है। हर कोई उस तरह का योद्धा बनने की ख्वाहिश रखता था जो अपने स्तर में अद्वितीय हो और यहां तक कि उच्च स्तर के विरोधियों से भी लड़ सके। मैक्स एक आदर्श योद्धा बनने के मार्ग पर चलना चाहता था। हालांकि प्रधानाचार्य स्वयं कई वर्षों से तीसरे स्तर को परिपूर्ण करने में लगे हुए थे, जिसका अर्थ था कि प्रत्येक स्तर में आंकड़ों को अधिकतम करने की कठिनाई समय के साथ तेजी से बढ़ती गई। जो व्यक्ति अपार शक्ति और वह भी तेजी से हासिल करने की चाह रखता था, उसके लिए यह एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत था। हालांकि मैक्स के लिए, जिसके पास माना नहीं था और जो एक योद्धा के रूप में सुधार करने के लिए केवल आंकड़ों पर निर्भर था, यह बेहद आकर्षक लग रहा था। तुम्हारे प्रोफेसर जिस रास्ते की बात कर रहे हैं उसे पूरा करना आसान नहीं होगा बेटा, लेकिन इससे तुम्हें बुनियादी ताकत के मामले में बेजोड़ लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ये ताकत बढ़ती जाएगी और तुम्हें एक औसत योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धा बना देगी। दादा ड्रैक्स ने मैक्स को इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा। मैक्स अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी प्रधानाचार्य की आवाज गूंजी। आप में से जो लोग इस रास्ते पर चलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपकी दिनचर्या कितनी कठिन होने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि 6 मूलभूत गुण होते हैं: ताकत, निपुणता, बुद्धिमत्ता, चपलता, संविधान, धैर्य। प्रत्येक स्टेट को अधिकतम करने के लिए आपको उस स्टेट के लिए विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा, लेकिन ये यहाँ आपका लक्ष्य नहीं होगा।
आप एक ऐसे विश्वविद्यालय में हैं जो कई मूल्यवान व्याख्यान प्रदान करता है, ऐसे विषयों पर जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए यदि आप एक आदर्श योद्धा का मार्ग अपनाना चाहते हैं तो आपका जीवन कुछ इस तरह दिखेगा। सुबह जल्दी उठें, नहाएं और तैयार हो जाएं। बाहर निकलो, जंगल में लड़ते हुए आगे बढ़ो, कुछ मेरिट पॉइंट अर्जित करो, अपने युद्ध कौशल को निखारो और विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचो। व्याख्यान में भाग लें, अपनी चुनी हुई कक्षा में भाग लें, अपने मेरिट पॉइंट्स खर्च करें और कुछ नया सीखें। प्रशिक्षण सप्ताह के दिन के आधार पर आप एक विशेषता को प्रशिक्षित करते हैं। सोमवार ताकत बढ़ाने का दिन है। आप प्रशिक्षण मैदान में जाते हैं और 8-10 घंटे तक उसका उपयोग करने के लिए मेरिट पॉइंट खर्च करते हैं, पागलों की तरह व्यायाम करते हैं। मंगलवार निपुणता दिवस है। लोहार खाने या रसायन शास्त्र के हॉल या जो भी व्यावसायिक हॉल आपको पसंद हो, वहां जाएं और निपुणता बढ़ाने के लिए वस्तुएं बनाएं। बुधवार को बुद्धिमत्ता दिवस है। पुस्तकालय जाएं, किताबें पढ़िए और पहेलियां सुलझाएं। गुरुवार को एजिलिटी ट्रेनिंग है, जिसमें आपको ग्रेविटी चैम्बर के अंदर अपने शरीर को प्रशिक्षित करने का मौका मिलता है। अगर आप पर्याप्त मेहनत करते हैं तो आपकी सहनशक्ति में थोड़ी वृद्धि भी हो सकती है। शुक्रवार का दिन संविधान के लिए होता है। आप औषधीय कक्ष में जाते हैं और आपको सुइयों से चुभोया जाता है और औषधीय जल में भिगोया जाता है, जो आपके शरीर को इतना दर्द देगा कि आप चाहेंगे कि आपका जन्म ही न हुआ होता। शनिवार सहनशक्ति के लिए है, जहां आप तब तक सहनशक्ति अभ्यास करते हैं जब तक आपकी सहनशक्ति शून्य न हो जाए। एक औषधि पीते हैं और फिर से वही सब दोहराते हैं। इस सारी यातना के बाद भी आपको जंगल से होते हुए छात्रावास तक वापस जाना होगा और अगले दिन के खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त मेरिट अंक अर्जित करने होंगे। औसतन आपको प्रतिदिन 2000-2500 मेरिट पॉइंट अर्जित करने होंगे। अगर आप किसी तरह इस बेहद कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम को सिर्फ 9 महीनों तक जारी रखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि सेमेस्टर के आखिरी सत्र के शुरू होने तक आप अपने सभी स्टैट्स को टियर 1 तक पहुंचा देंगे। अफसोस, ये सब मेरी कोरी कल्पना है। कल मुझे आप में से हजारों लोग प्रशिक्षण लेते हुए दिखेंगे। 1 महीने बाद कुछ 100, 3 महीने बाद तो 20 भी नहीं, और 6 महीने बाद तो 1 भी नहीं। प्रधानाचार्य ने ये कहते समय कक्षा के भावों को देखा और पाया कि जब उन्होंने छात्रों को बताया कि एक परिपूर्ण योद्धा उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों से आसानी से लड़ सकता है, तो कई छात्रों की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। हर साल वह वही भाषण देता था और हर साल वही हाल रहता था। हर कोई सत्ता चाहता था, लेकिन कोई भी उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। प्रधानाचार्य ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, 5 मिनट बचे हैं, क्या किसी को कोई संदेह है? वह कुछ सेकंड तक इंतजार करता रहा। हालांकि उसे संदेह था कि कोई उससे कुछ पूछेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भीड़ में से एक हाथ उठा। पूरी कक्षा का ध्यान उस लड़के पर केंद्रित हो गया जिसने अपना हाथ उठाया था। वह बिल्कुल पहली पंक्ति में बैठा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह कक्षा में बहुत जल्दी पहुंच गया होगा। लड़के के बाल सुनहरे थे, त्वचा गहरे भूरे रंग की थी और वह किसी गोरे मॉडल जैसा दिखता था। वह इंसान था, लेकिन पृथ्वी का निवासी नहीं लगता था। जी? प्रधानाचार्य ने पूछा। सर, रविवार के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या है? आपने सोमवार से शनिवार तक के लिए तो बताया, लेकिन रविवार के बारे में नहीं बताया। प्रधानाचार्य ने कुछ देर तक लड़के के चेहरे के भावों का अध्ययन किया और यह जानने की कोशिश की कि क्या वह मजाक कर रहा है या सिर्फ एक मस्खरे की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने पाया कि उसका चेहरा बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई दुर्भावना नहीं है, तो प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रविवार की सुबह व्यावहारिक युद्ध कक्षा होती है। जो भी लड़ना चाहता है, उसे विश्वविद्यालय में एक पर्यवेक्षित अखाड़े में लड़ने का मौका मिलता है और विभिन्न योग्य प्रोफेसरों से लड़ाई के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। रविवार शाम को मेरा सुझाव है कि आप विश्वविद्यालय से निकलकर मॉर्निंग स्टार या ड्यू स्टार ग्रह पर जाएं, जहां भी आपको जाने की अनुमति हो। एक भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो और F और A रैंक के मिशनों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा मिशन जिसमें 2-5 घंटे से अधिक समय न लगे। समाज और भाड़े के सैनिकों की दुनिया के कामकाज की थोड़ी बहुत जानकारी होना आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, धन्यवाद। लड़के ने प्रधानाचार्य को प्रणाम करते हुए कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रधानाचार्य द्वारा सुझाए गए नियमित कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था। मैक्स और असेवा कक्षा से बाहर निकले, दोनों पूरी तरह से चकित थे, चुपचाप चल रहे थे, क्योंकि वे एक आदर्श योद्धा के मार्ग पर चलने के लाभ और हानियों पर विचार कर रहे थे। देखो, यह तो निर्दयी शिव और शिकारी कुत्ता है। भागो, यह पागल कुत्ता है, वह अंगरक्षक जिसे निर्दयी शिवम अपने साथ रखता है। यही तो पागल जादूगर है, जो लगातार अग्नि मंत्रों का प्रयोग करता रहता है।
उसकी रक्तपिपासा आंखों को देखो, वह निश्चित रूप से पागल है। ये कुत्ता कितना आकर्षक लग रहा है, मैं इसके बच्चे को अपने गर्भ में चाहती हूँ। चुप रहो, तुम एक लड़के हो, बकवास करना बंद करो। जब मैक्स और असिवा गलियारे से गुजरे तो पूरे गलियारे में उनके बारे में कानाफूसी होने लगी। ये दोनों 2 दिनों में ही विश्वविद्यालय में काफी लोकप्रिय हो गए थे। तो क्या तुम इस रास्ते पर चलोगे? मैक्स ने असिवा से पूछा। असिवा ने कुछ देर तक अपनी गर्दन खुजलाए और फिर कहा, नहीं, मैं पहले से ही टियर 1 में हूं, मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए उपयुक्त है। मेरी समझ से दूसरे और तीसरे स्तर पर पढ़ाई जारी रखना कठिन है और हम हमेशा विश्वविद्यालय में नहीं रह पाएंगे, असल में प्रशिक्षण कक्ष नहीं होंगे। ये पद्धति अपनी व्यवहारिकता खो देगी। आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं शायद कोशिश करूंगा। यह मुश्किल लगता है लेकिन रोमांचक भी है। भविष्य में जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल मैं इस रास्ते पर चलकर देखना चाहता हूं। मैक्स ने जवाब दिया। असिवा ने सिर हिलाया, वह मैक्स के फैसले का सम्मान करती थी। दोनों छोटी छोटी बारीकियों पर चर्चा कर रहे थे कि तभी महिलाओं के एक समूह ने आकर उनकी बातचीत में बाधा डाल दी। असिवा, द ब्लडलेस, द हाउंड, मैं शेरलिन हूं, एक चुड़ैल, और यह मेरी योद्धाओं की टीम है। मैं तुम दोनों को अपनी टीम में शामिल करने आई हूं ताकि इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आसिवा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और उस महिला से कंधे टकराते हुए आगे बढ़ गई, जिससे मैक्स अवाक रह गया। माफ कीजिए, अलविदा। मैक्स ने अजीब तरह से समूह के बीच से कदम बढ़ाते हुए तेजी से असिवा के पीछे दौड़ लगाई। उन्हें अपनी टीम की साथी खिलाड़ी का आत्मविश्वास पसंद था, लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि वह बाहरी लोगों के प्रति बहुत ही रूखी थी। जब मैक्स आखिरकार वहां पहुंचा तो असिवा ने कहा, ये सब निचले स्तर के कमजोर लोग हैं, इनके साथ टीम बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैक्स ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलता रहा, क्योंकि वह सोच रहा था, लेकिन मैं भी टियर 0 में हूं। मैक्स नाम के उस चॉकलेट बॉय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जिसने क्लासरूम में सवाल पूछा था, असिवा ने पूछा। मुझे नहीं पता, वो लड़का टीचर का चहेता लगता था, पहली बेंच पर बैठा रहता था, सवाल पूछता रहता था, मुझे नहीं पता, बिल्कुल मेरे टाइप का लड़का नहीं था। मैक्स ने जवाब दिया। उस लड़के के बारे में उसकी कोई खास राय नहीं थी, न वो उसे पसंद करता था, न ही नापसंद करता था, उसके मन में कोई खास भावना नहीं थी। वह खास है, उस पर नजर रखना। मैक्स को यह जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ और आसिवा ने ऐसा कहा। वह खास क्यों है? मैक्स ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मेरा अंतर्ज्ञान यही कहता है, और क्योंकि जब आप उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं तो निरीक्षण मंत्र विफल हो जाता है, असिवा ने उत्तर दिया। असिवा की इस टिप्पणी के बाद मैक्स को वह लड़का तुरंत नापसंद हो गया। आखिर वह कौन सा बच्चा था जिसे उसके दोस्त ने खास करार दिया था? मैक्स ने कसम खाई कि जब भी मौका मिलेगा वह उसे उसकी औकात दिखाएगा। इसके बाद मैक्स और असिवा अलग हो गए और उन्होंने रात 10:50 बजे फिर से मिलने का फैसला किया, क्योंकि असिवा पुस्तकालय देखना चाहता था जबकि मैक्स परिसर का भ्रमण करना चाहता था। शाम के लेक्चर शुरू होने में अभी काफी समय था और मैक्स को अपनी टीम में शामिल होने के अनुरोधों के साथ लोगों की भीड़ घेर रही थी। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे सभी उसे हाउंड, पागल कुत्ता या सन की जादूगर जैसे नामों से क्यों बुला रहे थे। विश्वविद्यालय के फोरम पर नंबर 1 पोस्ट देखकर उन्हें जल्द ही जवाब मिल गया। मादरचोद, मैक्स ने मन ही मन गाली दी। ये घटना उसके गुमनाम रहने की योजना के लिए बुरी साबित हुई। सौभाग्य से उसने उन सभी के मरने तक रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग नहीं किया और न ही अपना मुखौटा उतारा, अन्यथा आज उसकी पहचान उजागर हो जाती। बाल बाल बच गए, ड्रैक्स ने कहा। मैक्स ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई, वाकई मामला बहुत करीबी था। मैक्स उस समय सहम गया जब उसने अपने मास्क के नीचे से लार टपकते देखी और अपनी ही कर्कश, पशुवत आवाज सुनी। हालांकि जैसे ही वह ये वीडियो देख रहा था, एक कागज की पर्ची उसके पैर पर आकर गिरी। मैक्स ने चारों ओर देखा और पाया कि एक बिल्ली रूपी लड़की उसकी ओर मुस्कुरा रही है। जैसे ही वह झुका और पर्ची उठाई, उस पर्ची पर लिखा था, क्यों न तुम मुझे बाथरूम में एक झटपट सेक्स के दौरान अपने जोशीले करतब दिखाओ, हॉटी ओमू। मैक्स ने चिट को देखा, फिर बिल्ली जैसे दिखने वाली लड़की को देखा और फिर उसे अपने पैंट के अंदर उत्तेजना महसूस हुई। वह कोई संत नहीं थे और अगले व्याख्यान से पहले अभी भी समय बचा था, इसलिए वे निश्चित रूप से एक त्वरित यौन संबंध के लिए मना नहीं करने वाले थे। लड़की के पास जाकर मैक्स ने अपनी पूरी मर्दाना आवाज में कहा, चलो चलते हैं। बिल्ली जैसी दिखने वाली उस लड़की ने खुशी से चीख मारी। यह एक बहुत ही प्यारी आवाज थी जिसने मैक्स को और भी उत्तेजित कर दिया और दोनों विश्वविद्यालय के एक सुनसान कोने में चले गए ताकि उन्हें कुछ निजी स्थान मिल सके और वे अपना काम कर सकें।
अचानक मैक्स को वह वीडियो उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सही तरह के लोग उससे उत्तेजित हो रहे थे। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच असेवा पुस्तकालय नहीं गई थी। उसने मैक्स से इस बारे में झूठ बोला था, क्योंकि वह उसे यह नहीं बताना चाहती थी कि वह सेवेरस से मिलने जा रही है। अगर असेवा पुस्तकालय जाना भी चाहती तो उसके पास केवल 30 मेरिट पॉइंट थे, जो प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं थे, और यह एक स्पष्ट कमी थी जिसे मैक्स ने नजरअंदाज कर दिया। असेवा ने सेवेरस को फर्श साफ करते हुए देखा और वह अपना काम करते हुए मुस्कुरा रहा था। इस मुस्कान के साथ तुम बेवकूफ लग रहे हो, असेव ने कहा। तुम गुस्से में भी बेहद खूबसूरत लग रही हो, सेवेरस ने जवाब दिया। छी, जो भी हो, मैं यहाँ रावण के लिए हूँ। रावण की तृप्ति किसी कारणवश बहुत जल्दी गिर जाती है, मुझे चिंता हो रही है, असेव ने कहा। सेवेरस ने फर्श से नजरें उठाकर असेव की ओर आश्चर्य भरी नजर से देखा और कहा, अरे वाह, युवा प्रेम। असेवा का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने कहा, नहीं बेवकूफ, इसे गंभीरता से लो। सेवेरस ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं उसके खून की आपूर्ति बढ़ा दूंगा, उस पर नजर रखना जारी रखूंगा। तुम ये सुनिश्चित करो कि वह हर सुबह खून की एक थैली पी ले और फिलहाल सब ठीक रहेगा। असेवा ने कहा, आज सुबह के बारे में तो तुम्हें पहले से ही पता है ना? सेवेरस मुस्कुराया, ओह, मैं तो पेड़ की डाल पर बैठा तुम दोनों को लड़ते हुए देख रहा था और साथ में सेब खा रहा था। असेवा ने सेवेरस की ओर अपनी दोनों बीच वाली उंगलियां उठाई और गुस्से में वहां से चली गई। सेवेरस में उसे गुस्सा दिलाने की जो क्षमता थी वह बेजोड़ थी। दिन की आखिरी कक्षा जीव और उनकी क्षमताएं थी। यह एक सस्ती कक्षा थी जिसमें प्रवेश के लिए केवल 100 मेरिट अंक आवश्यक थे, और मैक्स पूरे व्याख्यान के दौरान पूरी तरह से ऊब गया था, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था वह उसे पहले से ही पता था। मैक्स के भाई रुद्र ने पृथ्वी पर एक स्कूल खोला था जहां सभी छात्रों को ट्यूटोरियल गेम ओमेगा के अंदर मौजूद विभिन्न जातियों के बारे में और प्रत्येक जाति की ताकत और कमजोरियों के बारे में और उनसे कैसे लड़ना है, इसके बारे में पढ़ाया जाता था। इससे मैक्स को विभिन्न जातियों से लड़ने के तरीकों के बारे में काफी ज्ञान मिला, और हालांकि ओमेगा में ब्रह्मांड में मौजूद जातियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही था, लेकिन अपने पिछले जीवन में मैक्स ने कई नई जातियों को देखा था और उनसे परिचित भी था। इससे उसका मन एक आदर्श योद्धा के मार्ग और अगले दिन से उसका जीवन कैसा होगा इस बारे में सोचने लगा, और उस अद्भुत अनुभव के बारे में भी सोचने लगा जो उसने बिल्ली लड़की के साथ किया था। मैक्स को कभी पता नहीं था कि जानवरों की नस्लें इंसानों की तरह कराहती नहीं हैं, और उनकी कराहें बिल्ली की गुर्राहट और एक बहुत ही मोहक म्याऊं जैसी लगती हैं, जिसे सुनना बहुत ही नशीला होता है। हालांकि उन कुछ भावुक घंटों के बावजूद मैक्स उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि वह दरिंदा औरत हर तरह से सनकी थी। जब उसने मैक्स की पीठ पकड़ी तो न केवल उसके पंजे उसके मांस में धंस गए, बल्कि उसे काटने की भी बुरी आदत थी, जिससे उसके बाएं अंडकोश पर दांतों का निशान पड़ गया। मैक्स को भी ऐसा लग रहा था कि इस क्रिया को करते समय उसका दिमाग सुन्न हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक जानवर हो, और यह एक खतरनाक आनंद था। पिशाच के रूप में अपनी नई प्रवृत्तियों को अभी भी खोजते हुए मैक्स को किसी भी गतिविधि के लिए अपने दिमाग को सुन्न होने देने के बारे में संदेह था। 2 घंटे बाद क्लास खत्म हुई और मैक्स बाहर निकला तो उसने देखा कि असेवा गलियारे में उसका इंतजार कर रही थी, और मैक्स ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैक्स की ओर देखते हुए असेवा ने भौहें चढ़ा ली और कहा, तुम्हारे शरीर से बिल्लियों जैसी गंध क्यों आ रही है? सवाल सुनते ही मैक्स का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह असेवा को स्थिति कैसे समझाए। हालांकि वे डेटिंग नहीं कर रहे थे और न ही जीवन में एक दूसरे के प्रति वफादार होने के करीब थे, फिर भी मैक्स को लगा कि इस सवाल का जवाब देना उसके लिए मुसीबत बनने वाला है। सवाल को चतुराई से टालते हुए मैक्स ने कहा, बिल्लियां। यह दिलचस्प है क्योंकि आज प्रोफेसर ने हमें बिल्लियों और उनकी कमजोरियों के बारे में पढ़ाया। क्या आपको पता है कि बिल्लियों की असल में 9 जिंदगियां नहीं होती? उन कमीनों ने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला। असेवा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैक्स ने उसे पहली बार खिलखिलाते देखा था और यह देखना एक खूबसूरत नजारा था। उसने कहा, बेशक उनके पास 9 जिंदगियां नहीं होती, अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम मूर्ख हो। मैक्स ने अपनी जान बच जाने पर राहत की सांस ली और असेवा वापस जाने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि भविष्य में वह आसान यौन संबंध के झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि असेवा के क्रोध का सामना करना शायद इसके लायक नहीं होगा। दोनों विश्वविद्यालय से बाहर निकले और छात्रावासों की ओर वापस जाने के लिए संघर्ष करने लगे। इस बार वे सुबह विश्वविद्यालय की ओर आते समय की तुलना में बहुत धीमे और बेढंगे तरीके से चल रहे थे, क्योंकि लंबे दिन ने उनके शरीर और मन पर शारीरिक और मानसिक रूप से भारी असर डाला था।
सुबह के विपरीत वापस जाते समय दोनों को कोई खास जल्दी नहीं थी। उन्होंने आराम से राक्षसों से लड़ाई की और इस दौरान एक दूसरे से बातें करते रहे, जिससे छात्रावास तक पहुंचने में उन्हें पूरे 3 घंटे लग गए और इस प्रक्रिया में उन्होंने कुछ पुण्य अंक भी अर्जित कर लिए। हमेशा की तरह दोनों ने दिन के बारे में थोड़ी बातचीत की, फिर सोने चले गए क्योंकि असिवा गहरी नींद में सो रही थी, जबकि दादा ड्रैक्स ने मैक्स को थोड़ी देर और जगाए रखा। बेटा, कल से मैं चाहता हूं कि तुम अगले साल तक जी तोड़ मेहनत करो। कोई बहाना नहीं चलेगा। यह तुम्हारे लिए करो या मरो का पल है। मुझे दिखाओ कि तुम पर भरोसा करना गलत फैसला नहीं था। तुम्हारी मीठी बातों से नहीं, बल्कि तुम्हारे ठोस कामों से, ड्रैक्स ने कहा। हाँ, मैक्स ने शांत और दृढ़ निश्चय भरी आवाज में जवाब दिया। कोई महिला नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, बस मेहनत करो, ड्रैक्स ने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा। वह इस बात से चिढ़ गया था कि मैक्स आज क्लास में रहते हुए भी सेक्स के बारे में सोच रहा था। हाँ, मैक्स ने जवाब दिया। आज क्लास में उस गोरे लड़के पर भी नजर रखना। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो लड़का किसी देवता जैसा है। ड्रैक्स ने मैक्स पर एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा। एक अर्ध देवता? मैक्स ने सवाल किया। माँ के लिए इंसान, पिता के लिए भगवान, जन्म से एकदम घटिया, लेकिन उसका शारीरिक गठन और क्षमता निस्संदेह उत्कृष्ट है, ड्रैक्स ने कहा। मैक्स ने भौहें चढ़ाई। पहले असिवा ने उसे चेतावनी दी और अब दादा ड्रैक्स ने। वह आदमी खास था या नहीं, उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वह कमीना जरूर किसी नायक की आभा लेकर पैदा हुआ था। हर तरफ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच सेबेस्टियन, मैक्स की तरह ही सेबेस्टियन को भी रात भर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके सपनों में एक आवाज उससे बात कर रही थी। सेबेस्टियन थोर नामक गर्जन के देवता के कई नाजायज बच्चों में से एक था। जब वह उपासकों को इकट्ठा करने के लिए उसके ग्रह पर आया था, हालांकि उसका जन्म बिल्कुल सबसे खराब समय पर हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब तक उनके पिता इस ग्रह को छोड़कर जा चुके थे और उनके बड़े भाइयों में से एक ने आम लोगों के खिलाफ खूनी युद्ध शुरू कर दिया था, जिसमें अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी हार के साथ ही थोर के बच्चों के प्रति एक कलंक भी लग गया। बचपन से ही सेबेस्टियन को कभी प्रशिक्षण लेने या युद्ध कला सीखने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि आम लोग थोर के उन सभी बच्चों से डरते थे जो शक्ति का प्रयोग करते थे। इसके चलते 16 वर्षों तक उनका विकास रुका रहा, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन एक सामान्य किसान लड़के की तरह व्यतीत किया। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ खास ही तय कर रखा था और एक दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अपने ग्रह से निर्वासित और अपनी मां को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर, सेबेस्टियन के पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही कोई ऐसा था जिसे वह अपना परिवार कह सके। जहां ज्यादातर लोग इस स्थिति से निराश महसूस करते, वहीं सेबेस्टियन वास्तव में बोझ से मुक्त और खुश महसूस कर रहा था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था, और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार था।